हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर आप भले तो जग भला का सेकंड पार्ट। मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं, भले ही वे दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें। ऐसे मौके पर दादू की ये पंक्तियाँ गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कौड़ी कहे बहे बेचारा, आपन डूबे औरों को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। तो जो मित्र हैं लेखक के, वो अगर उनकी कोई बुराई करता है तो वो हमेशा आग बबूला हो जाते हैं, मतलब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। आलोचना मतलब बुराई, निंदा, और आग बबूला हो जाना मतलब बहुत गुस्सा करना। तो वो खुद भले दिन भर दुनिया भर की बुराई करते रहते, लेकिन अगर गलती से किसी ने उनमें कोई मीन निकाल दिया, उनकी कोई बुराई कर दी, तो वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तो लेखक बोलते हैं ऐसे मौके पर दादू की ये पंक्तियाँ गुनगुना लेना चाहिए। निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कौड़ी बहे बेचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। मतलब जो हमारा निंदक होता है, निंदक बाबा मतलब जो भी हमारा निंदक होता है, मतलब जो हमारी बुराई करता है, हमारी आलोचना करता है, हमारे बारे में नेगेटिव बोलता है, उसके लिए हमको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि वो हमसे कोई पैसे तो लेता है नहीं, और वो हमारे अवगुण ढूंढ ढूंढ के हमको बताता है। तो उससे ये होता है कि वो अवगुण ढूंढता रहता है, अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, और जब हमको अपने अवगुणों के बारे में पता चलता है तो हमको उसको सुधारने का मौका मिलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो हमारे लिए हमारा एक अच्छा फ्रेंड है, क्योंकि जब वो हमको हमारे अवगुण बताता है और उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हम और ज़्यादा पॉलिश्ड होते जाते हैं, और ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी जो है वो और ज़्यादा निखर जाती है, और उसका अपना टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए बोला गया है अपन डूबे और को तारे, मतलब खुद वो अपना टाइम वेस्ट करता है और वो सक्सेस से दूर जाता है, और हमारे अवगुण दूर करके वो हमको हमारी सक्सेस के और पास लेके आता है। तो इसलिए ऐसा निंदक जो है वो हमारे लिए एक फ्रेंड से कम नहीं होता। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी और निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह क्या बड़ी से बड़ी गलती सुधारी जा सकती है, ठीक है ना। तो लेखक आगे बोलते हैं कि अगर हम में कुछ कमियां हैं, और अगर कोई निंदक मतलब हमारी बुराई करने वाला अगर उसकी ओर हमारा ध्यान खींचता है, तो हमें ये एक मौका मिलता है कि हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स को खुद से दूर करें, हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव पॉइंट्स में कन्वर्ट करें। दैट इज़, हम अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। और जिसने हमारा उन अवगुणों की तरफ ध्यान दिलाया है, उन नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ और वीकनेसेस की तरफ ध्यान दिलाया है, हमें हमेशा उसके लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए, बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। फिर वो एक और किस्सा बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति से कुछ गलती हो गई। तो जो लेखक के फ्रेंड थे, उनको तो आदत ही थी बुराई करने की, तो वो एकदम से गुस्सा हो गए और एकदम उनको टोक दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने ये बहुत गलत किया है, और आगे से अगर आप कभी ऐसा करोगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति ने गलती की थी, उनको बड़ा वैसा लगा कि उनकी इंसल्ट हो गई, ऐसे कैसे सबके सामने टोक दिया। तो उनको बहुत बुरा भी लगा, उनको बहुत गुस्सा भी आया, और वो बिना कुछ बोले वहाँ से उठ के चले गए। फिर नेक्स्ट डे वो राइटर को मिले अकेले में, तो राइटर ने उनको अकेले में बोला कि कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है, मैं भी कर चुका हूँ ऐसी गलती, आप तो इतने समझदार हो, इस गलती को कभी भी सुधार सकते हो, और ये तो छोटी सी गलती है, कोशिश करें तो बड़ी बड़ी गलतियाँ भी सुधारी जा सकती हैं। उनकी आंखों से आंसू छलछला आए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ,
आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब न, आदमी प्रेम का भूखा रहता है। तो जब राइटर ने उनसे अकेले में बात करी तो उनके एकदम आंखों में आंसू आ गए और वो बोले कि हाँ, मैं अपनी गलती तो मानता हूँ और जानबूझकर कोई गलती क्यों करूँगा, और आगे से तो मैं भी ध्यान रखूँगा। लेकिन उनको इस बात का बुरा लगा था कि उन्होंने सबके सामने ऐसे टोक दिया, बोल दिया, तो उनको बड़ा इंसल्टिंग लगा था। तो वो ये कह रहे थे कि प्यार से भी तो बोली जा सकती है ना, आदमी प्रेम का भूखा रहता है, मतलब किसी को भी प्यार से ही बात करनी चाहिए। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहीं बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें, तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। फिर वो एक और किस्सा बताते राइटर कि सरदार पृथ्वी सिंह जो थे वो बहुत वायलेंट हुआ करते थे। तो फिर उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि अब से वो नॉन वायलेंस फॉलो करेंगे। तो उन्होंने फिर बापू मतलब महात्मा गांधी, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी के सामने उन्होंने जाके एक्सेप्ट किया कि वो गलत थे और अब आज के बाद वो कभी भी वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे। तो बापू को बहुत खुशी हुई, दैट इज़ महात्मा गांधी जी को बहुत खुशी हुई और उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो किसी ने मेरे नॉन वायलेंस को फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर जो बापू हैं वो ऐसे खुश तो बहुत होते थे और सबको सुधरने का मौका भी देते थे, लेकिन वो परीक्षक भी थे, मतलब वो टाइम पर दूसरों का टेस्ट भी लेते रहते थे। तो उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि ठीक है चलो आप नॉन वायलेंस फॉलो करना, और लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने फिर पृथ्वी सिंह को बुला के बोला कि सरदार साहब आप एक काम करो, आप थोड़े टाइम आकर मेरे आश्रम में रहो, तभी मैं मानूंगा कि आप अब से नॉन वायलेंस फॉलो करने लगे हो। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आप क्या मतलब बापूजी? भाई मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला ही है। जिन लोगों की कहीं किसी से नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। तो पृथ्वी सिंह जी ने चौंक कर बोला कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे आश्रम में क्यों बुला रहे हो? तो बापू ने बोला कि देखो मेरा आश्रम जो है वो एक प्रयोगशाला मतलब एक लेबोरेटरी जैसा है, जहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ कि लोग किस कंडीशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जिन लोगों की किसी से नहीं बनती, जो लोग बहुत वायलेंट होते हैं, वो मेरे पास आ जाते हैं और उनको मैं एक साथ रहने की प्रेरणा देता हूँ, और जैसे सीमेंट सारी ब्रिक्स को जोड़ कर रखता है, उसी तरह से मेरा नॉन वायलेंस जो है वो मेरे सीमेंट की तरह काम करता है। तो नॉन वायलेंस की हेल्प से सब लोग आपस में एक दूसरे से अच्छे से जुड़ जाते हैं। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर मीठी चुटकियाँ लेकर अपना प्रेम दर्शाकर। तो पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर बोला कि ठीक है बापू, मैं समझ गया। तो राइटर यही बोल रहा है यहाँ पे कि जो महात्मा गांधी जी थे, ऐसा नहीं है कि वो किसी की बुराई नहीं करते थे, वो किसी को उनके अवगुणों से अवगत नहीं कराते थे, मतलब किसी को उनके नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताते थे, लेकिन वो बड़ी से बड़ी बुराई भी इस तरह से हंसकर करते थे कि सामने वाले को उसमें बुरा नहीं लगता था। उनको ऐसा लगता था कि बापू उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि बापू उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं या सरकास्टिक हो रहे हैं। तो अगर किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो उसको अगर प्यार से और मुस्कुराकर समझाया जाए तो वो उस बात को एक्सेप्ट कर सकता है और अपने नेगेटिव चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेगा और उसको उस चीज़ का बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप इंसल्ट करके, गुस्सा करके किसी को बोलेंगे तो वो उसको बहुत बुरी लगेगी और उसको बहुत नेगेटिव फील होगा। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया।
इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला आए, पर ज्यों-ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया त्यों-त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी, और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे। यहाँ पर राइटर जो हैं वो एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अमेरिकन एक बहुत ही फेमस राइटर हैं इमर्सन। उनके यहाँ पर उनको गाय पालने का बहुत शौक था, तो उनके घर के ही पास में एक कॉटेज सा बना हुआ था जहाँ पर वो सारी गायों को और उनके बछड़ों को रखते थे। तो एक बार मौसम ख़राब होने लगा और बारिश आने वाली थी, तो सारी गायें तो जो हैं वो झोपड़ी के अंदर चली गई, उस हट के कॉटेज के अंदर चली गई, लेकिन एक बछड़ा जो था वो बाहर रह गया। तो इमर्सन ने सोचा कि इस बछड़े को अंदर कर देना चाहिए, नहीं तो फिर बारिश में इसको ठंड लग सकती है या मौसम ख़राब होने की वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इमर्सन और उनके बेटे ने दोनों ने बछड़े को पकड़कर खींचकर कॉटेज के अंदर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बछड़े को खींचने लगते तो बछड़ा भी अपने आप को दूसरी डायरेक्शन में पुल करने लगता। तो इस तरह से बछड़ा जो था वो कॉटेज के अंदर जाने को तैयार नहीं था, और इमर्सन और उनका बेटा दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे कि बछड़ा अंदर चला जाए, नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो थोड़े ही टाइम में उनकी नौकरानी, इमर्सन की जो मेड थी, वो वहाँ से निकली। वो बहुत बूढ़ी थी, और उन्होंने जब देखा कि इस तरह से तमाशा चल रहा है कि इमर्सन उसको बछड़े को कॉटेज के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और बछड़ा जो है वो कॉटेज के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो वहाँ पर आई। उसने बछड़े को थोड़ा सा प्यार किया और अपना अंगूठा जो है वो बछड़े के मुंह में डाला। तो बछड़े को ऐसा लगा कि कोई उसको बहुत प्यार कर रहा है, और फिर जैसे नौकरानी कॉटेज की तरफ मूव होने लगी तो बछड़ा भी उसके साथ साथ ही कॉटेज के अंदर आ गया। तो राइटर का ये कहना है कि अगर जोर आजमाइश से जानवर भी नहीं मानते और प्रेम की भाषा जानवर भी समझते हैं, तो हमको इंसानों से भी ऐसे ही प्रेम से बात करनी चाहिए। प्रेम की भाषा इंसान भी बहुत अच्छे से समझते हैं। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला, यह जली रोटी कौन खाएगा रे, आदि की झड़ी लगी रहती थी। जब कोई भी चीज़ बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ के 2 शब्द ना बोले जाते। बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता, तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था। फिर वो एक और किस्सा बताते हैं कि उनके जो दोस्त का कुक था वो अचानक से बिना किसी को कुछ भी बताए और अचानक चला गया। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि अब वो करता भी क्या, सुबह से शाम तक जो उनका फ्रेंड है उनको सिर्फ डांटता रहता था। कुछ भी छोटी सी भी गलती हो गई, दाल में नमक कम ज़्यादा हो गया, सब्जी कच्ची पक्की रह गई, तो वो हर चीज़ के लिए उसको खूब डांटते थे। और अगर कोई चीज़ अच्छी बनी तो तारीफ़ तो कभी भी नहीं करते थे। तो अब वो नौकर रोबोट तो था नहीं, अल्टीमेटली ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग। तो वो अपनी सिर्फ बुराई सुन सुन के थक गया और फिर वो अचानक से भाग गया। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, न मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से और न घर के नौकरों से। उस पर भी वे अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श हैं। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि उनका जो फ्रेंड है उसकी किसी से नहीं बनती है, ना तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बनती है, ना उसकी अपने कलीग्स के साथ बनती है, ना ही उसके घर के नौकरों के साथ बनती है, ना कुक से, ना मेड से, किसी से भी नहीं। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि जो उनके परसेप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, और दूसरे लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए। और जो लोग उनको फॉलो नहीं करते, जो लोग उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, वो तो एक नंबर के फूल्स हैं।
ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और वह नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग लें, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। तो ग्रीस के एक संत हैं सुकरात, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो स्टूपिड है और उसको पता है कि उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसके पास विजडम नहीं है या उसमें किसी टैलेंट की कमी है, तो एक्चुअली वो पर्सन जो है वो फुलिश न होकर वो पर्सन जो है वो वाइस है। लेकिन अगर कोई स्टूपिड ऐसा है जिसको ये पता भी नहीं है कि ही इज़ स्टूपिड, तो वो सबसे बड़ा स्टूपिड है। तो लेखक को लगता है कि उनके फ्रेंड को ये वाली जो लाइन है सुकरात की, कि जो व्यक्ति मूर्ख है और वह जानता है कि वह मूर्ख है तो वो ज्ञानी है, और जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वो ही सबसे बड़ा मूर्ख है। तो ये वाली लाइन उनको अपने कमरे में लगा लेनी चाहिए, लेकिन अब उनसे ये साहस कौन करे ये सब कहने का। तो ये था हमारे चैप्टर आप भला तो जग भला का सेकेंड पार्ट। If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Thank you everyone.